आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप दियर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई। तो ध्यान दीजिए कि रिकॉम्बिनेंस और लिंकेज दो चीज़ें होती थी। अगर एक ही क्रोमोसोम में अगल बगल दो चरित्र के जीन होते थे तो वो अगर अलग नहीं हो पाते थे, एक साथ चले जाते थे, तो उसको लिंकेज कहते थे अगली पीढ़ी में। और अगर अलग अलग जनक के जीन आ करके एक साथ मिलते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिकॉम्बिनेशन बोलते थे। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप दियर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की जीन पेयर के बीच में एक ही क्रोमोसोम में, उसको डिस्टेंस के हिसाब से मेजर करके एक मैप तैयार किया गया उनकी पोजीशन के हिसाब से। तो कह रहा है ये काम सबसे पहले किसने किया था? तो ये काम सबसे पहले अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने किया था। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए कह रहा है अल्फ्रेड स्टर्वेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप्ड दियर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। और उनकी पोजीशन को नाप करके एक मैप भी तैयार किया अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने। तो ये काम अल्फ्रेड स्टर्वेंट ने किया, तो इसलिए बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है सटन एंड बावेरी प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा, सटन और बावेरी ने क्या किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। और हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम। ये हैंकिंग जो सी ऑप्शन में है, इन्होंने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था। और थॉमस हंट मॉर्गन जो थे प्रूव्ड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो ध्यान दीजिए क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज्ड किया था? सटन और बावेरी ने। और थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको प्रूव किया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को एंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन ने। और अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव्ड किसने किया, प्रूव किया कि सही है, तो आएगा आंसर थॉमस हंट मॉर्गन। और दिया किसने दिया था, यानी प्रपोज किसने किया था? तो नाम आएगा सटन एंड बावेरी। तो ध्यान दीजिए गलती नहीं करना है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव्ड किसने किया, पर प्रपोज्ड किसने किया, तो सटन एंड बावेरी। और अगर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को प्रूव्ड किसने किया, तो थॉमस हंट मॉर्गन ने। और प्रपोज्ड किया इन्होंने लिंकेज। लिंकेज को प्रपोज्ड किया किसने? कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज को थॉमस हंट मॉर्गन ने। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रपोज्ड किया? सटन एंड बावेरी ने। तो इसको याद रखिएगा, गलती ना होने पाए। तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज्ड बाय सटन एंड बावेरी और कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज प्रपोज्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस
प्रपोज्ड बाई सटन एंड बावरी एंड क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूव्ड बाई थॉमस एंड मॉर्गन। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इन सबको हमें ध्यान देना है। अब देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है उसको हमें बताना है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ए में कह रहा है कि दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लंदन डाउन। ये गलत है, क्योंकि लंदन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था, तो पहला गलत हो गया। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउ एवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। तो ये हमारा सही है कि जो मस्कुलाइन डेवलपमेंट है इंडिविजुअल में, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउ एवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ये भी गलत है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ये सही है, क्योंकि क्लाइनफेल्टर में XXY होता है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है कि XY की जगह XXY हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम, तो ये स्टेराइल यानी बांझ हो जाता है। तो हमारा बी और ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, बी एंड ई ओनली, केवल बी सही है और ई सही है। इसके बारे में और थोड़ा सा नीचे जो दिया गया है इसको पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है कैसे होता है, इस प्रकार से होता है कि उसमें एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की एक और कॉपी आ जाती है, रिजल्टिंग इनटू ए कैरियोटाइप ऑफ 47। जाहिर सी बात है 46 क्रोमोसोम हम में पाए जाते हैं, एक और आ जाएगा तो 47 हो जाएंगे, तो 47 हो गए। और पुरुष में XY होता है, जाहिर सी बात है एक और आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो XXY हो जाएगा, तो XXY हो गया। सच एन इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउ एवर द फेमिनिन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। तो इनमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है और फेमिनाइन डेवलपमेंट भी एक्सप्रेस होता है। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते। 10 स्टेटमेंट बी एंड ई आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसलिए बी और ई विकल्प जैसा अभी हमने ऊपर देखा वो करेक्ट हो जाएंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के केस में। अब यहाँ पर देखें मस्कुलाइन डेवलपमेंट का मतलब है कि उसकी मांसपेशियाँ अच्छे से डेवलप होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा जैसे महसूस होगा कि नहीं सामान्य व्यक्ति जैसा है। लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट का, फेमिनाइन का मतलब स्त्री गोचर, मतलब स्त्रियों जैसे, तो उसके शरीर में स्त्रियों जैसे लक्षण होंगे। यहाँ पर देखिए NCERT में ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला ये पुरुष है, जिसमें देखिए स्त्रियों जैसे इसके स्तन बड़े हो गए हैं, बाकी देखिए मांसपेशियाँ बहुत अच्छे से इसकी विकसित हुई हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कि मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट हाउ एवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। तो मांसपेशियों का विकास अच्छे से होगा, लेकिन स्त्रियों के लक्षण विद्यमान रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बी विकल्प यानी बी और ई जो दिए गए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला विकल्प देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि स्टेटमेंट ACD आर इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एज दे आर एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम।
तो ए सी डी जो विकल्प हैं इनमें जो दिया गया है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बजाय डाउन सिंड्रोम से संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं। तो इनको फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए में कह रहा है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लंदन डाउन, तो ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। सी में कह रहा है द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, मतलब उस थोड़ा सा लंबाई में कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए डाउन सिंड्रोम है, लंबाई हाइट कम है। यहाँ पर देखिए महिला की हाइट कम है, पुरुष ज़्यादा लंबा है। तो हाइट से संबंधित अगर विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। डी में क्या है, फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। तो साइकोमोटर मतलब साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा रिटार्डेड होगा, मतलब कम डेवलप होगा। मेंटल इलनेस भी होगी, फिजिकल यानी शारीरिक कमजोरी भी होगी। तो सारी दिक्कतें होंगी, मानसिक, शारीरिक और मस्तिष्क सब में जो है समस्या होगी डाउन सिंड्रोम के केस में। तो ये जितने विकल्प दिए गए हैं बी और ई को छोड़ करके ये सब हमारे डाउन सिंड्रोम से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन करके हमने दो चीज़ें सीख ली, यानी एक तरह से दो क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, कह रहा है ब्रॉड पाम विद ए सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो ब्रॉड पाम होगी उसकी और ब्रॉड पाम होगी यानी हथेली ज़्यादा चौड़ी होगी, विद सिंगल पाम क्रीज, केवल हथेली में जैसे हमारे बहुत सारी रेखाएं हैं तो उसमें केवल एक रेखा होगी। इज विजिबल इन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, किस बीमारी से वो ग्रस्त होगा तब ऐसा होगा। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन में सब चीज़ डाउन हो जाएगी, जैसे बहुत सारी लकीरें होना चाहिए हाथ में लेकिन उसमें केवल एक ही रहेगी और उसकी हथेली ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो ये लक्षण है हमारा डाउन सिंड्रोम का। यहाँ पर देखिए ये गलती से हमने बता दिया, ये टर्नर सिंड्रोम का फिगर बना है। डाउन सिंड्रोम को थोड़ा देखते हैं। ये देखिए डाउन सिंड्रोम का फिगर है, ये महिला ये टर्नर सिंड्रोम की थी, गलती से हो गया। तो ये देखिए डाउन सिंड्रोम में देखते हैं फ्लैट बैक ऑफ हेड। इसमें क्या होगा डाउन सिंड्रोम में कि जो इसकी खोपड़ी है इसके पीछे वाला भाग चपटा होगा। ब्रॉड फ्लैट फेस, ये चपटा और चौड़ा इसका चेहरा होगा। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप, हाथ की हथेली में कई लूप होंगे, जैसे हमारे में फोल्डिंग 3 ही है, इसमें कई होंगे। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप। पाम क्रीज, हाथ में देखिए लकीर जो है ऐसे मिलेगी यहाँ पर। और क्या होगा, बिग एंड रिंकल्ड टंग, इसकी जो जीभ होगी बड़ी होगी और झुर्रीदार होगी। रिंकल्ड माने झुर्रीदार होगी। और इसका जो हृदय होगा, दिल, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, उसमें मतलब गर्भ से ही कोई ना कोई समस्या होगी उसके दिल में। तो इतनी चीज़ों से ग्रस्त होगा डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा। ये बात निकल के सामने आई और ये गलती से टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो कुल मिलाकर के ब्रॉड पाम एंड सिंगल पाम क्रीज किसमें होगी, डाउन सिंड्रोम के केस में। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, इट्स सिम्टम इंक्लूड। तो 21 नंबर क्रोमोसोम में अगर एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसकी दिक्कत क्या होगी, ब्रॉड पाम होगी विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रेज, हथेली चौड़ी होगी उसमें पाम क्रेज पाया जाएगा। शार्ट स्टैचर्ड मतलब छोटा होगा, विद स्मॉल राउंड हेड, छोटा और गोल उसका हेड होगा। और आगे क्या है, फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ, उसकी जो टंग होगी उसमें खांचे होंगी, मतलब जैसा झुर्रीदार लिखा है एनसीईआरटी में, और पार्शली ओपन माउथ, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा ऐसे बच्चे का। तो ये सब दिक्कतें होंगी डाउन सिंड्रोम के केस में।
अब क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मैटिंग बिटवीन रिलेटिव इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो जाहिर सी बात है कि ए विकल्प हमारा करेक्ट है। अगर दो लकीरें खींच दी जाती हैं तो वो अपने रिलेटिव के साथ जो है मैटिंग की बात होगी, संभोग की। और अगर एक लकीर खींची जाती है तो उसका मतलब है कि जो मेल फीमेल है उनमें मैटिंग है। इसको थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैटिंग का है, किसी से भी संभोग होगा। लेकिन अगर दो लकीर हो तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव कंसेंगुइनस मैटिंग। अगर अपने किसी रिश्तेदार से होगी तो इसी को कंसेंगुइनस मैटिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द सिंबल रिप्रेजेंटिंग मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स कंसेगुइनस मैटिंग इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन सही है कौन गलत है, यही हमसे पूछा जाएगा। तो कह रहा है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। तो कह रहा है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हैं। दूसरे में कह रहा है सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड, दोनों खून की बीमारी हैं। ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब कह रहा है इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमको सही गलत बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो डोमिनेंट दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ए हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने क्रोमोसोम हैं उनमें गड़बड़ी की वजह से ये बीमारी होती है और रिसेसिव है। और हीमोफीलिया हमारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी की वजह से होती है। तो दोनों में से कोई डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं, इसलिए डोमिनेंट वाली बात गलत है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया आर डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड्स, ये बात सही है कि सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया दोनों खून से संबंधित बीमारियाँ। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि इसमें भी जाहिर सी बात एनीमिया का मतलब खून की कमी, और हीमोफीलिया में भी खून की कमी होती है। बस फ़र्क इतना है कि हीमोफीलिया में खून की कमी होती है लेकिन जो ब्लड होता है वो शुद्ध जैसा होना चाहिए वैसा होता है। जबकि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी तो होती ही है, प्लस जो आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है, हंसियाकार, और उसमें गड़बड़ खून रहता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट लिखना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जो सिकल सेल एनीमिया है हमारी ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जबकि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में तो वो हमको सचेत हो जाना चाहिए कि अब हमें करना क्या है। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि यहाँ पर पूछ लिया गया तो हमें जितने भी बीमारी दी गई हैं तो उनके सबको लिख लेना है, कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कौन ऑटोसोमल है, कौन सेक्स डिजीज है, ये सब लिख लेना चाहिए। तो इसका एक जो है आप नोट्स टाइप बना के उसी एनसीईआरटी के ऊपर लिख लीजिए, या फिर जहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है उसको हाईलाइटेड कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। कह रहा है द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाई। तो अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, सटेन और बॉवेरी ने। प्रूव किसने किया था, मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने क्या दिया था, कौन सी थियरी प्रपोज की थी,
लिंकेज की, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। तो इस तरह से सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बॉवेरी इन 1902 से 1903 में। तो सन नहीं हमको याद करना है, केवल वैज्ञानिक का नाम याद करना है। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डाई हैबिट क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट विद ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी। F2 प्रोजेनी में क्या स्थिति बनेगी जाके अगर गोल और इन्फ्लेटेड पॉड वाली पौधे का द्विसंकर क्रॉस कराया जाए। किससे? पी प्लांट की बात हो रही है, पी प्लांट विद ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड, एक हरे रंग के कलर वाली इन्फ्लेटेड पॉड से यानी फली से, और येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। यहाँ पर देखिए येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड इन डाई हैबिट क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग पी प्लांट विद ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पॉड एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो कह रहा है कि अगर हम हरे रंग और इन्फ्लेटेड पॉड की, पीले रंग की कलर वाली कंस्ट्रिक्टेड पॉड, मतलब फूली हुई फली और सिकुड़ी हुई फली के बीच दे के क्रॉस कराया जा रहा है। उनमें से एक हरे रंग की है और फूली हुई फली है, और एक पीले रंग की सिकुड़ी हुई फली है। तो उनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो कह रहा है कि येलो और इन्फ्लेटेड पॉड का कितना प्रतिशत होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से समझिए कि ग्रीन और इन्फ्लेटेड पॉड यानी हरे रंग की फली होगी और फूली हुई फली होगी, एक करेक्टर हो गया। दूसरे में पीले रंग की फली होगी और सिकुड़ी होगी। तो हरे रंग की फूली फली, पीले रंग की सिकुड़ी फली, दो चरित्र लिए गए, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जा रहा है। इनको लिया जा रहा है, इनके बीच क्रॉस कराया जा रहा है। तो कह रहा है पीले और फूली हुई फली के कितने परसेंट की संभावना है होने की कि पीले रंग की और फूली फली हो, ये हमको बताना है। तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम लोग बता पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन इन्फ्लेटेड पॉड और येलो कंस्ट्रिक्टेड पॉड दोनों ले लिया गया। तो F1 प्रोजेनी में जब क्रॉस कराया जाएगा तो ऑल ग्रीन होंगी, इन्फ्लेटेड होंगी। ध्यान दीजिए येलो रंग हमारा प्रभावी है और फूली हुई फली हमारा प्रभावी है। तो जाहिर सी बात है कि पहली बार जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम कैसे लंबे पौधे का कैपिटल टी और बौने पौधे का स्मॉल टी का जब क्रॉस कराते थे तो पहली पीढ़ी में क्या होता था, सारे पौधे लंबे होते थे, क्योंकि लंबेपन का जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और सब में रहता था। भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच जब क्रॉस कराते थे तो सारे हमारे आप स्प्रिंग में जीनोटाइप क्या होता था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक कैपिटल टी रहता था। तो जाहिर सी बात है एक कैपिटल टी रहेगा तो पूरे पौधे लंबे होंगे, क्योंकि कैपिटल टी हमारा प्रभावी है। अगर एक भी रहेगा तो सारे पौधे लंबे रहेंगे। तो इन्फ्लेटेड पॉड और येलो कलर ये हमारे डोमिनेंट है। तो जाहिर सी बात है कि डोमिनेंट है तो पहली पीढ़ी में येलो कलर नहीं, ग्रीन कलर ये नहीं, ये ग्रीन कलर और इन्फ्लेटेड पॉड हमारे डोमिनेंट है। इसलिए ग्रीन कलर और इन्फ्लेटेड पॉड सारे मिले F1 जनरेशन में, सारे हमारे मिले F1 जनरेशन में, क्योंकि ग्रीन फली और
फूली हुई फली, ये हमारा डोमिनेंट लक्षण है। इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। अब पॉड शेप इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पहले डोमिनेंट लिखा गया, बाद में रिसेसिव। तो पॉड का शेप इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई फली है, तो ये डोमिनेंट है, और रंग अगर ग्रीन है तो ये डोमिनेंट है। बीज के केस में येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला जो है रिसेसिव है। बीज के केस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होती है तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिखा है सीड कलर में उल्टा हो गया, येलो डोमिनेंट हो गया, ग्रीन रिसेसिव हो गया। तो इसको ध्यान से ध्यान देना है, नहीं तो गलती हो जाती है। तो सारे पहली पीढ़ी में सारे पौधे ग्रीन है, सारे पौधों की फली जो है ग्रीन होगी और चपटी होगी, झुर्रीदार नहीं होगी, क्योंकि ग्रीन और इन्फ्लेटेड करेक्टर हमारा डोमिनेंट। तो ये हो गया। अब दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, 9-3-3-1 का अनुपात आएगा फिनोटाइप रेशियो, जैसा हम लोग करते थे। अब उसमें 9-3-3-1 में क्या होगा, 9 हमारे ग्रीन इन्फ्लेटेड होंगे, 3 हमारे ग्रीन कॉन्स्ट्रिक्टेड होंगे, 3 येलो इन्फ्लेटेड होंगे, 1 येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो सिंस येलो इन्फ्लेटेड है, अब येलो इन्फ्लेटेड का कितना बना, तो 9-3-12-1 13, पूरे कितने हैं 13-3-16, 16 में केवल 3 येलो और इन्फ्लेटेड है, तो 3/16 × 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 18.75%। तो 18.75 हमारे येलो इन्फ्लेटेड होंगे। इसको भी एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वही क्रॉस कराया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सेम वैसा ही देखिए F1 प्रोजेनी ये तैयार किए गए हैं क्रॉस करा के, फिर उनको फिर से क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन बनी है। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस कराया गया है वैसे ही हम वहाँ भी क्रॉस करा के देखेंगे, तो 9-3-3-1 का रेशियो हमारा निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड, तो राउंड येलो हमारा डोमिनेंट करेक्टर है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और रिंकल्ड ग्रीन हमारा रिसेसिव है, तो स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इनके बीच क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इधर से आ जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई इधर से आएगा। अब इनको दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा। कई बार हमने बताया है, तो वैसे आप लोग बना लेंगे। तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, एक स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगी, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी जाके, तो वही यहाँ पर लिखा जाएगा। जो यहाँ गोले में है उसी को दोनों तरफ लिखेंगे, जैसे कैपिटल आर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको न लिख के इसको लिखना था, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो फिर नीचे वाला दिखेगा नहीं। ये पहली पीढ़ी तक तो हम लोग आ ही गए। तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह इधर भी लिखेंगे क्योंकि सेल्फिंग करना है, स्वपरागण एक तरह से। तो इधर देखिए फीमेल गैमीट लिखा है, इधर मेल गैमीट। गोला बना के तीर लिखे तो मेल गैमीट माना जाएगा, गोला में प्लस का साइन लिखे तो फीमेल गैमीट माना जाएगा। अब इनको ऐसे करते चले जाएंगे, आर वाई है तो देखिए आर वाई। तो इसी प्रकार से जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी हम लोग करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए हमको क्या दिया है, कह रहा है पी प्लांट विद ग्रीन कलर फ्लेटेंड। तो ये हमारा ये कौन सा कैरेक्टर होगा, ग्रीन कलर जो है हमारा डोमिनेंट है और फ्लैटेंड पी जो है हमारा वो है डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, कैपिटल वाई यहाँ पर ग्रीन होगा और कैपिटल आर यहाँ पर फ्लैटेंड पॉड होगा, इसको ध्यान देना। और दूसरा क्या, येलो कलर कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। तो येलो कलर के लिए स्मॉल वाई और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सुकड़ी हुई फली के लिए स्मॉल वाई। अब इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F1 प्रोजेनी में हमको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिलेगा। अब फिर इनमें वो कराएंगे तो इस तरह से हमारा तैयार होगा, ये तैयार हो जाएगा। तो इसको कराइए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो वही चरित्र बनेगा जा करके। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जैसे वहाँ पर है सेम वैसे यहाँ तैयार हो गया। अब ये स्थिति जब बन गई तो जो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब फिर ये 4 बना देंगे, 16 खाने बनाएंगे। इस तरह से 16 खाने हम लोग बना देंगे इस तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें लिखेंगे, इधर हम लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर हम लोग फिर यही लिखेंगे चारों, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। देखिए जिस खाने पे दूसरे नंबर पे अगर लिखा है इधर तो दूसरे नंबर पे इधर भी लिखना। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका फिर आपस में करा करके इनके बीच में लिखना है। तो 18.75% हमको ये मिलेंगे येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड वाले। आप लिख करके और देख लीजिए, समय का अभाव है, आप बनाएंगे तो वो मिलेगा इन्फ्लेटेड येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड। तो जाहिर सी बात है कि येलो इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, तो अगर एक भी कैपिटल वाई है नहीं, येलो हमारा वो है रिसेसिव है, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई होगा तो येलो रंग दिखेगा। और इन्फ्लेटेड पॉट का मतलब ये डोमिनेंट वाला, यानी कैपिटल आर होगा तब भी इन्फ्लेटेड होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो भी इन्फ्लेटेड होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारा डोमिनेंट है। तो ये वाले और ये वाले हमको ढूंढना है। तो 3 मिलेंगे, 9 3 3 एक का रेशियो होता है, तो 3 हमारे यहाँ आएंगे। आप बना के देख लीजिए। तो आप देख लीजिए स्मॉल वाई स्मॉल आर किस में बनेगा, स्मॉल वाई
तो एक स्मॉल ये है, तो यहाँ पर तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। इसमें बनाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा क्योंकि फ्लैटेड नहीं होगा, एक कैपिटल आर होना चाहिए। यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे दूसरे नंबर पे अगर कराएंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। तो ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि येलो एंड इन्फ्लेटेड, हाँ ये बन जाएगा। कैपिटल आर से इन्फ्लेटेड रहेगी और येलो स्मॉल वाई से स्मॉल वाई, एक ये हो जाएगा। और हमें स्मॉल वाई देखना है और यहाँ भी स्मॉल वाई रहेगा और एक कैपिटल आर रहेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक कैपिटल है तो ये भी हो जाएगा क्योंकि एक कैपिटल आर रहना चाहिए। तो दो हो गए और तीसरा कहाँ होगा, इसमें देखिए ये तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा ये तीसरा। यहाँ पर कैपिटल आर नहीं हो पाएगा, एक कैपिटल वाई रहेगा तो नहीं बन पाएगा, एक कैपिटल वाई है, ये बन जाएगा। इसमें भी नहीं बन पाएगा, इसमें बन जाएगा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई हो जाएगा, नहीं बनेगा। इसमें भी नहीं बनेगा, कैपिटल वाई हो जाएगा तो येलो नहीं ग्रीन हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई, ये कैपिटल हो जाएगा तो भी ग्रीन हो जाएगा। कैपिटल आर होना चाहिए, कैपिटल आर, एक ये बन गया, एक ये बन गया। यहाँ पे देखिए बन जाएगा इस जगह कैपिटल आर स्मॉल आर और ये दोनों स्मॉल वाई हो जाएंगे। तो यही तीन बनेंगे, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये तीनों हमारे येलो एंड इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, येलो स्मॉल वाई की वजह से और इन्फ्लेटेड कैपिटल आर की वजह से। चाहे दोनों कैपिटल आर हो चाहे एक हो, इन्फ्लेटेड ही रहेगा क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से हम लोग बना के सबका निकाल लेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, डी विकल्प करेक्ट है। कैसे करेक्ट है अभी हमने निकाल के यहाँ पर देख लिया। रेशियो कैसे निकालना है ये भी ध्यान देना है। 3 है हमारे येलो इन्फ्लेटेड, हमको येलो इन्फ्लेटेड ही बताना है। तो 3 है हमारे, तो ये पूरे 9 3 12 3 15 1 16, 16 में 3 है तो कम बटे ज़्यादा गुणे 100, तो ये हमारा प्रतिशत निकल आएगा। तो कम 3 है तो 3 बटे टोटल 16 है और 100 का गुणा करेंगे तो 18.75% आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंट निकालेंगे। अब आ जाता है 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।